हाज़िर खिदमत है नावल मैं और मूसा, जिसे लिखा है अज़रा अब्बास ने। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन इसके पीछे कोई वजह रही होगी। बाब नंबर 4। वो दूसरा घर था, दूसरा कमरा, दूसरा बिस्तर जहां मैं बैठी हुई थी। कमरा मलगज अंधेरे में घिरा था। मैंने खुद को अजनबी पाया। ये मैं हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मुझे यहाँ होना चाहिए था? लेकिन इन सब के दरमियान यकलख्त एक सन्नाटा आ गया था जो मेरे ही सवालों के जवाब में छा गया था। वो आग जो अरसा दराज से मुझे झुलसा रही थी, वो भी एक तरफ को सिमट गई थी। हर चीज साकत थी, यूं जैसे ठहरे हुए पानी में गिरने वाला किंकर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। छत पर तने हुए रंग बिरंगी फूलों से उठती हुई महक और कमरे की पूरी सरार खामोशी जो आरसी मुसीब से पीछा करती हुई यहाँ तक आई थी, मेरे चारों तरफ सरसरा रही थी। मैंने उस अजनबियत को जो मुझे अपनी लपेट में ले रही थी नींद के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन नई फिजा ने मुझको बुरी तरह घेर लिया था कि नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। हत्थे से उखड़े हुए दिल को मैं पहले ही संभाले बैठी थी, कहीं इस वक्त मूसा ना आ जाए और मैं एक बार फिर उन फिजाओं में जा पहुंचूं जहां आज मुझे जाने की ममानियत थी। खुद मैं अपने आप को रोक रही थी कि कमरे से बाहर बला की खामोशी थी। किसी के कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक कमरे का पर्दा हिला और वो शख्स दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया। मैंने एक नजर उस पर डालकर आंखें बंद कर ली। वो दरवाजे पर टिका रहा। हाँ, पहचान लो, मैं मूसा हूँ। मैं मूसा हूँ ना? क्या मैं मूसा हूँ? वो बुड़बुड़ा रहा था। मैं आंखें बंद किए थी। उसकी आवाज ने वो सारे इरादे मुनहदिम कर दिए थे जिनको मैं शिद्दत से संभाले बैठी थी। अब मैं उस खुले मैदान में दौड़ रही थी। मेरे साथ मूसा था। बहुत देर तक मैं उस मैदान में चक्कर लगाती रही। मेरे ध्यान की डोर टूटी तो मेरे कानों में एक आवाज चीख की तरह डेली जा रही थी। यहाँ कोई मूसा नहीं है, तुम जा सकती हो, वरना बताओ कौन है मूसा तुम्हारा। मेरे अंदर की पूरी सरार खामोशी मेरी आंखों में चिंगारियां पैदा कर रही थी। वो खामोशी जो किसी भी तिलस्म का हिस्सा होती है। मूसा कौन है? इस सवाल का जवाब मैं देना भी चाहती तो भी दे ना पाती। मूसा कौन है? मूसा से मेरा क्या ताल्लुक है? ये बताने के लिए मैं लफ्ज कहाँ से लाती? वो लफ्ज कहाँ थे जो ये बताते कि मूसा से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं आज पहली बार इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी और यूं लग रहा था कि जो सफर मैं तय करके आई हूँ उसमें मुझे उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। क्यों और कैसे मैं इस जाल में फंसती चली गई? क्या मैं कहीं रुक नहीं सकती थी? इस हैबतनाक और बदनसीब कर देने वाले दुख से मावरा क्या था ये सब कुछ? क्यों था ये सब मेरे साथ? एक नाम और एक ख्याल के पीछे। लेकिन फिर भी मैंने खुद को तसल्ली दी। मूसा एक नाम तो नहीं था, ना एक ख्याल। वो जीता जागता बहुत बोलता हुआ मेरे कानों में उसकी आवाजों ने एक जंगल बना लिया है जो हर वक्त साइन साइन करती हवाओं की तरह चलती रहती हैं। अगर वो मुझसे दूर नहीं जाता तो मेरे साथ ही होता। मैं उसे देखती भी, छूती भी, उसके साथ उन्हीं फिजाओं में रहती जिनमें उसने मुझे छोड़ा था। वो भी तो जाना कब चाहता था और उसको जिस तशद्दुद का सामना करना पड़ा, और आज भी वो जाने कहाँ अपने हिस्से की जहमतों में घिरा होगा, उठा रहा होगा अपनी बदनसीबियों की आग। उसकी हथेलियां जल रही होंगी, या फिर दौड़ रहा होगा किसी मैदान में, या फिर किसी कोने में बैठा अपनी खजाना अपनी छोटी उंगलियों से खोद रहा होगा। उनके लिए जिनको अस्पताल मुयसर नहीं है और जिनको एक वक्त की रोटी के लिए घंटों और दिनों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है खाली पेट, या धक्के खा रहा होगा उन लोगों के साथ जिनको चुना गया है मुशक्कत की भीड़ में रहने के लिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आवाज की गूंज मुझे ख्यालों की लंबी सुरंग से बाहर घसीट लाई। एक बार फिर उस रार की पूरी सरारियत बढ़ने लगी थी। कमरे की मलगजी रोशनी ने याद के इस लंबे सफर से यकलख्त बाहर आने के बाद मेरी आंखों को ओहदे से रंग में डुबो दिया था। मैंने आंखें मलकर उस शख्स की तरफ देखा। वो शायद देर से कमरे में टहल रहा था। उसने मुझे वहशत से भरी आंखों से देखा। मेरे और उसके दरमियान एक चकोर फ्रेम में फिर तस्वीर सी आ गई थी। फ्रेम बड़ा हो रहा था, तस्वीर बड़ी हो रही थी। उसने तस्वीर का फ्रेम बड़ा होने से रोक दिया। वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझसे पूछ रहा था वही सवाल जो मैं खुद अपने आप से पूछ रही थी। कौन है मूसा? कौन है मूसा? मैंने ओधी रोशनी में आंखें अपने दिल के साथ साथ फैलाई और उसका सवाल दोहराया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तुम कैसे मिलोगे जबकि मैं ही नहीं मिल सकती? क्यों? अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों होती?
कब छोड़ा उसने तुम्हें? कैसी दोस्ती थी तुम्हारी उसके साथ? पता नहीं, मैंने अपनी आंखों की पतलियां फैलाकर जवाब दिया। कब मिला वो तुम्हें? कहाँ मिला था? कहाँ? कब? मैं फिर भागने के इरादे को रोके हुए थी। मूसा के ख्यालों के जंगल में धुंध थी, कहर था, वो हमेशा की तरह मुझे सजा देने वाली याद। तुमको बताऊंगी तो कई रातें कई दिन गुजर जाएंगे। वो शायद मेरी जहनी अबतरी से वाकिफ हो रहा था। तो अब कहाँ है? तुम ढूंढ सकते हो तो जाओ ढूंढ लाओ। वो किसी कोयले की कान खोद रहा होगा और हीरे के कारोबारी उस पर निगाह रखे होंगे। मेरी आवाज उसको परेशान कर रही थी। तुम्हारे माँ बाप ने एक पागल को मेरे हवाले कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि मैं पागल हूँ और मेरे माँ बाप इस यकीन में ये जिंदगी गुजार रहे हैं कि दुनिया उनके बहलावे में आ जाएगी और मैं इस दुनिया के काबिल कहलाऊंगी। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुमको उसके हवाले कर सकता हूँ। वो कहाँ है? वो अपनी हमदर्दी अपनी जुबान में लपेट कर बोला। उसके सवाल मेरे दिल में धुएं के मरगोले बना रहे थे। मैं उसको कैसे बताऊं मूसा कहाँ है? मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक एक लफ्ज की तरह नजर आया जिस पर नुक्ता लगाना कोई भूल गया हो। मुझे उस पर तरस आया। वो मेरा इम्तिहान ले रहा था और खुद उलझनों में घुस रहा था। कब मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है? अगर उसे तुम ढूंढना ही चाहते हो तो तुम उस मैदान में जाओ जहां वो मुझे मिला था। कहाँ? जहां से मैं आई हूँ। उस घर के पास मैदान है। एक तिकोने कोने के पास एक गड्ढा होगा जो मूसा ने खोदना शुरू किया था, लेकिन उसे खोद नहीं सका। क्यों? लोग उसे उठाकर ले गए। वो छोटी उंगली से गड्ढा खोद रहा था। मैं देख रही थी। उसकी आंखों में अब वहशत के साथ खौफ भी नुमाया हो रहा था। कितना अरसा हुआ? वो सवाल के दौरान हकला रहा था। जब मैं 9वीं क्लास में थी। बच्ची थी यानी। हाँ, मैंने उसके चेहरे पर हल्की सी उड़ती हुई पुरसुकून छाई देखी। जब से मूसा को याद रखा है? हाँ। और तुम एक ख्याल के पीछे दौड़ रही हो? नहीं, मैं कई बार उससे मिली भी हूँ। कहाँ? जहाँ जहाँ वो मिलता रहा। तुम पहचान जाती। हाँ, वो मूसा ही होता है। तुमको कैसे यकीन होता है? नादान हो। ख्याल की कुव्वत तुम्हारे हवास पर छा गई है और कुछ नहीं। शायद एबनॉर्मल हद तक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब होशो हवास का हिस्सा है। मूसा और उसका ख्याल। तुम मेरे आंसुओं को ख्याल का हिस्सा नहीं बना सकते। मैंने अपने आंसुओं को जो मेरे चेहरे पर इतनी देर में फैल चुके थे अपनी उंगली से उठाकर दिखाया। यह हकीकत है। लेकिन वो ख्याल तुम्हारा वहम है। वो गुजर गया, उसे अब भूलना होगा। वैसे भी इंसान बदलता है, हालात तो वैसे नहीं रहते हैं। फिर मूसा ने तुमको कब याद रखा होगा? अगर याद रखता तो तुमसे मिलने जरूर आता। इस गुफ्तगू के बीच वो मेरा हाथ थाम चुका था और उस रात की पुरअसरारियत के साथ साथ उसकी सरगोशियां मेरे कानों में गर्म हवाओं की शक्ल अख्तियार कर रही थी। उसके हाथों की हरकत, उसके होंठों का टकराव उसकी पुरअसरारियत को और बढ़ा रहे थे। सामने दीवार पर लगे शीशे में मूसा मेरे सामने था। वो अपनी उजली नजरों से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में वही तंदी थी जब वो गुस्से में होता था। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उस शख्स ने मेरी आंखों की चीज में देखा। आईने में क्या देख रही हो? मूसा को। वो सामने खड़ा है। तुम अभी कह रहे थे वो मुझे भूल गया होगा। ऐसा नहीं है। वो देखो, वो सामने खड़ा है। वो ठठक गया। उसने मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई वहम हूँ। क्या घूर रहे हो? मैं मूसा से मुखातिब थी। तुम हमेशा की तरह आज भी मुझसे खफा हो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने अपना दबेज दुपट्टा जो मेरे सर पर मढ़ा हुआ था वो दूर फेंका। वो शख्स बिस्तर से उतरकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो मेरी हरकतों को देखने लगा। मैं जब तक आईने के करीब जाकर खड़ी हूँ मूसा जा चुका था। वो शीशे में मेरा शिकस्त वजूद मुझे नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर शिकस्तगी के मुज़ाहका खेज आसार थे। और वो कमरे से बाहर जा चुका था, जो मुझे अब तक यकीन दिला रहा था कि मैं सब भूल जाऊं। मैं मलगजे अंधेरे में खुद को समेट कर लेट गई। वो रात ऐसे गुजरी थी जैसे बहुत अंधेरे में समंदर की आवाजें कहीं दूर से आती सुनाई दे। सुबह की सफेदी में रात भर तलाश करती रही। रात जो गुजरने पर नहीं आ रही थी। मेरी मौंदी हुई आंखों से नींद रात भर खिलवाड़ करती रही। मैंने भी खुद को इस बिस्तर पे ऐसा पड़े रहने दिया जैसे मैं भी इस बिस्तर की चादर या तकिया हूँ। सोचे मेरा साथ दे रही थी, जिनमें लिपटी हुई मूसा की याद, जो किसी भी वक्त किसी भी सिमत से मेरे पास आ खड़ी होती थी और मेरी जिंदगी को रास्ता देने से रोकती थी। आज का दिन बहुत अजीब शुरू हुआ था। हैरत में डूबा हुआ। मैं जहाँ थी वो मेरा इलाका नहीं था, लेकिन बज़ाहिर वो मुझसे मंसूब था। मेरा घर, मेरा शोहर, सब कुछ खुद मेरे लिए सवालिया निशान बनता हुआ। ताल्लुक का कोई एहसास दूर दूर तक नहीं था। सब एक मुस्तरिब कर देने वाली बेबसी थी और अख्तियार से बाहर मेरी सोचें, जो मुझे जिस रास्ते पर ले जाना चाहती थी वो मुझे तन्हाई के नाशना भवन में फंसा रही थी। मैं देर तक बिस्तर पर लेटी कमरे से बाहर किसी आवाज और हरकत का इंतजार करती रही। अब मेरे लिए क्या फैसला होगा?
मुझे यहाँ रुकना होगा या रात की बेहंगम शुरुआत का खमियाजा मेरे हिस्से में आएगा। मैंने बेजार कुन खामोशी से बाहर आने का कोई रास्ता पाकर फूलों से सजी छत के फूल गिनना शुरू कर दिए, छोटे छोटे अनगिनत कई रंगों में, जिनकी खुशबू का मुझे अभी तक एहसास भी नहीं था। अब मेरी नाक में अपने होने का एहसास दिलाने के बाद मुझको खुद को देखने पर आमादा कर रही थी। मैं उन्हें गिन रही थी। उनकी लड़ियां मुसलस की शक्ल में जोड़ी गई थी। मैं उन्हें 100 तक गिन चुकी थी। दरवाजा किसी ने जोर से थपथपाया। मेरी गिनती टूट गई। फूलों को गिनते हुए मुझे वो रंग बिरंगे चेहरे नजर आने लगे जो किसी मेले में अपना मुंह रंग कर घूमते हैं और अपनी अदाओं से लोगों को अपनी तरफ राग़ब करते हैं। दिल के फर्श पे बिछी उदासी पे एक नरम और मुलायम कर देने वाला सुकून सा फैल रहा था, जो इस थपथपाहट ने रोक दिया। मेरी आंखों में शायद वही चमक होगी जो अंदर आने वाले ने देखी होगी। सुबह बखैर। इन आंखों में कोई शिकवा नहीं था, न चेहरे पर मेरे लिए मलाल के आसार मुझे मिले। मैंने अपना सर बिस्तर के तकिए से उठाकर मुसहरी के खूबसूरत तकिए पर रख दिया, जो मेरी माँ ने बड़े चाव से मेरे लिए बनवाई थी और जिसके बारे में वो महीना भर से आने जाने वालों से कुछ न कुछ कहती रहती थी। मेरी अहमियत से ज्यादा उस जहेज की अहमियत थी जो मुझे दिया जा रहा था। बाज दफा मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ मेरी हालत को छुपाने के लिए जहेज दे रही है और सबकी तवज्जो इस तरफ ही रखना चाहती है। इन सबको भी जो मुझसे नाता जोड़ने के लिए मेरी जिंदगी में दाखिल हो रहे थे। आने वाला मैं सहरी के कोने पे ही खड़ा था। तुम नाश्ता कर लो और जो ले जाना चाहती हो ले जाओ, बाकी सामान मैं तुम्हारे बाद भेज दूंगा। उसके अल्फाज मुझे सुनाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कोई आबशार अपनी जलतरन के साथ बह रहा हो। फूलों की गिनती करते हुए जो फिजा मेरी आंखों में सवार हुई थी वो अब मेरे दिल में अपनी जगह बना रही थी। मैंने बिस्तर से कूदकर फौरन भागने की आमादगी को शिद्दत से रोका। मेरी आंखों में उमड़ते हुए तशक्कुर को उसने पढ़ लिया था। ऐसा होता है, तू मूसा की तलाश में हो और मैं मूसा नहीं हूँ, और मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मूसा को अपने और तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारते हुए देख सकूं। अगरचा कि ये वहम है, लेकिन तुम्हारा दिल उससे लबरेज है जो मैं खाली नहीं कर सकता। तुम एक जीती जागती हकीकत हो अपने उस दिल के साथ। मेरा दिल बिलियों उछल रहा था। मैं इस गैर मुतवक्का इतनी जल्दी अपने लिए तब्दील होने वाले हालात के बारे में गैर यकीनी हालत में अपने दोनों हाथ दुजानों पर रखे बैठी थी, जो उस रात लर्ज रहे थे। मैं छुपाने का ढोंग भी नहीं कर सकती थी। नाश्ता मेरे सामने अब आ गया था। नाश्ता लाने वाली औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मैं इस जहां की मखलूक नहीं हूँ। नाश्ता रखकर जाते हुए मुझे देखने के लिए उसको अपनी गर्दन घुमाने के लिए जब मुड़ना पड़ा तो मेरी नज़रों ने भी उसको ऐसे ही देखा जैसे नामानुस फिजा में कोई परिंदा कैद होकर उड़ने से पहले देखता हो। वो जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो गई। मैं नाश्ता क्या करती, हर चीज़ बदली लग रही थी। इस मोहम सी आज़ादी ने मुझे इस दुनिया से परे कर दिया था जो अब तक मुझे अपने घुटन में मूसा के साथ दौड़ाती थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे और मूसा के दरमियान उस खुले मैदान में बस अब कोई नहीं होगा। मेरे अंदर एक हंसी ने पहली बार जन्म लिया जो मुझे हैरान कर गई। उस हंसी की आवाज़ मेरे दिल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुशादगी के माहौल में अपना सामान बटोर रही थी, मेरा पर्स, मेरे जूते और खुद मैं एक लम्हे की तखीर के बगैर सब कुछ ले जाना चाहती थी। कोई मलामत भी नहीं, कोई पेशेमानी, ना ही इस कमरे की फिजा में अपनी कोई खुशबू। तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा? उसने सवाल किया। पता नहीं, हो सकता है जो वक्त उन्होंने तय किया उस वक्त का मैं इंतजार नहीं कर सकूं। हाँ, तुम जा सकती हो, देर या बदेर जाना तो है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे तक जा पहुंची और बाहर निकलने लगी, उसको अलविदाई और तशक्कुर गुजार नजरों से देखती हुई। बाहर मैं इस तरह खड़ी थी जैसे कोई नए शहर में या नए मुल्क में दाखिल हुआ हो और सोच रहा हो कहाँ जाना है। मैं भी एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गई, कहाँ जाना है? लेकिन नहीं, मुझे रास्ता मालूम है। मैं जिस रास्ते पर जा रही थी वो मुझे उस घर का था जिसके पास एक मैदान था, जिसके एक कोने में वो गड़ा था जिसको खोदने का काम मुझे मूसा सौंप गया था। घर में कदम रखने से पहले मैं सोच रही थी अम्मा जो कल मेरी शादी का जश्न मना रही थी, आज जब मुझे वापसी के रास्ते पर हमेशा के लिए देखेंगी तो क्या होगा। उनका वो तमाम साथ जो मेरे ख्वाबों समेत उन्होंने मुझे सौंप दिया था, मैं कहीं पीछे छोड़ आई थी। मेरा दिल चाहा मैं किसी होटल में एक कमरा बुक करवाकर कुछ अरसा वहाँ गुजारूं, लेकिन फिर मुझे अब्बा का ख्याल आया जो किसी भी सूरत मुझे देखना चाहते होंगे, और वही हुआ। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अब्बा ही मेरे सामने आए। मेरे चेहरे पर खामोशी का जो हैबतनाक सन्नाटा घर में घुसने से पहले अम्मा की इज्जत का सोचते हुए रेंग रहा था, अब्बा को नजर आ गया था। जी अब्बा। मैंने जूते उतारने के लिए कमरे का रुख किया। अम्मा अपनी क्यारी से मेरे लिए जूही और मोतिया के फूल चुन रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर लपकी, अरे मैं तुमको खुद लेने आ रही थी। तुम तो वही, मैं अभी तक वही सूट पहने थे जिस पर अम्मा ने अपने हिसाब से इंतहाई कीमती मोतियों से लहरिए डलवाए थे, जिसका रंग सुर्ख तो था लेकिन उस पर बनफशी अक्स भी अपना कमाल दिखा रहा था, जो मेरे लिए अब तकलीफ का बाइस था, वजनी और बेजार कुन।
अम्मा मेरे पीछे दरवाजे से बाहर कुछ देखने को लपकी। अब्बा ने उन्हें इंतहाई दबी लेकिन कुशादा आवाज में पुकारा, वहां कोई नहीं है, वापिस आ जाओ। क्यों? अम्मा ने क्यों के सवाल को गैर यकीनी आवाज में पूछा। ये पूछना बेकार है, जो होना था वो हो चुका है। क्या होना था? रात का खौफ और आरसी मुसीब में मेरे हलक से निकलने वाली आवाज शायद वो अभी भूली नहीं थी, लेकिन अपने दिल को बहला रही थी। घर में इक्का दुक्का मेहमान अभी मौजूद थे। अम्मा की आवाज धीमी थी लेकिन थर्राई हुई। तुम अकेली आई हो? जी, कभी न जाने के लिए। मैंने अपने हलक से जुमला निकाला जिसमें कभी नहीं मुझसे मरादे का पता दे रहा था। अम्मा के आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो तो मुझे रात में ही पता चल गया था, तुमने जब सबके सामने हमें शर्मिंदा किया था। बस, अब्बा ने बस इस तरह कहा गोया कि लोहे की दीवार खड़ी कर दी हो। मैंने अब्बा को देखा जो परेशान नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में हो सकता है मेरे आने वाले दिनों का खौफ हो, जो होना चाहिए था। मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने अपने माँ बाप को कैसे इम्तिहान में डाला था? वो मेरे अजाब देख रहे थे और मुझे तन्हा भी नहीं छोड़ सकते थे, जबकि मैं तन्हाई की गोद में सर रख कर सोना चाहती थी। अम्मा घर का सारा सामान ऐसे उठा रही थी जैसे रात में शब खून मारा गया हो। मैं अम्मा के चेहरे की थकन पर चढ़ी हुई गमनाक उदासी देर तक देखती रही, फिर अपने कमरे में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। गहरी नींद ने न जाने कब मुझे दबोच लिया, जिसमें कोई डरावना ख्वाब भी नहीं था, जिसमें सिर्फ अंधेरा था जो एक गहरी नींद के लिए ज़रूरी था। जब मेरी आंख खुली, घर में हमेशा की तरह खामोशी थी। बीच में शादी के दिनों के दौरान के हंगामे ने घर का नक्शा बदल दिया था। वही सुकून और माँ बाप के कदमों के चलने की आवाज़ जो अक्सर मुझे अपने कमरे के इर्द गिर्द ही सुनाई देती थी। मैं अपनी मौजूदगी को किस तरह उन तक ले जाऊं, मैंने आंख खोलते ही सोचना शुरू कर दिया। नींद ने मेरा साथ खूब दिया था। अब मैं एकदम ताज़ा और हल्की सी हवा में खुद को महसूस कर रही थी, जो एक मोहन सी ठंडक मेरे जिस्म में पैदा कर रही थी। बिस्तर से उतरकर मैं बेआवाज चाप से बाहर निकली। बाहर सन्नाटा था। वो दोनों अपने कमरे में थे। मैं कमरे के दरवाजे पर रुक गई। अम्मा की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अब क्या होगा? अम्मा कभी कभी इस सवाल के साथ में सिसकियों को मिला रही थी और अब्बा न जाने क्या कर रहे थे। मैंने कमरे में झांका। अब्बा बिस्तर पर लेटे दोनों हाथ सर के नीचे रखे छत तक रहे थे। मुझे नजर नहीं आ रहा था उनके चेहरे पर सुकून था या बेसुकून। हाँ, अम्मा की आवाज़ में बैनियाँ निकल रही थी। मैं दबे पाँव अम्मा के पहलू में जाकर बैठ गई। अगर मैं अम्मा को अपना दिल दिखा सकती जिसके हाथों अम्मा को ये सब देखना पड़ रहा है, तो शायद वो कभी न रोती मेरे हमेशा के लिए घर आ जाने पर। लेकिन अब्बा शायद संभल चुके थे। मुझे अम्मा के करीब बैठा देखकर पुरसुकून लहजे में बोले, तुम तो खूब सोई। मैं कई बार तुमको उठाने गया, लेकिन मज़े की नींद में थी। बहुत दिनों जागने के बाद अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती। मैंने देखा अम्मा तड़प कर अब्बा को घूरने लगी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर नज़र डाली जो देर तक टिकी रही। मैंने उनको घूरते देखकर सर झुका लिया। अम्मा मेरे करीब से रख आई। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि हमारे बाद तुम क्या करोगी? अम्मा की आवाज़ ममता से लबरेज मेरे कानों में सीसान डेर रही थी, और मैं अम्मा की आवाज़ की सिर्फ रवां दवां थी जहाँ सिर्फ तन्हाई थी और मूसा की तलाश का राज था। वक्त अब तेजी से भाग रहा था। अम्मा इस घर को बेचने पर तुली थी, जिसकी बालकनी में मैं रातों घंटों खड़ी रहती थी और अपने ख्याल में वहाँ नन्हे नन्हे जुगनों को टिमटिमाते हुए देखती थी। अम्मा मेरे पागलपन को रोकने का यही रास्ता ढूंढ पाई थी। जो रोग मुझे बचपन से लगा था, उसके बारे में उनका ख्याल था कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुका था और पे दर पे मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। अब ज़माना भी मेरे साथ नहीं था। सबके लिए मैं सवालिया निशान बन चुकी थी, और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जो मेरी बीमारी को बढ़ते हुए देख रहे थे। दरमियान के किसी भी वाक़े ने मुझे मूसा की तकरार से बाहर जाने नहीं दिया, और मैं इस यकीन की ज़िंदगी के बीच जी रही थी कि एक ना एक दिन मैं मूसा से ज़रूर मिलूंगी, जिसके नकूश भी मैं अब भुलाए दे रहे थे। और ये सारी बातें उसको बताऊंगी जो उसके जाने के बाद मैंने झेली हैं। मुझे पता था वो हंसेगा और हंसता चला जाएगा। उसकी खोज में जो जो बेवकूफ़ियाँ मुझसे सरजद हुई हैं, लेकिन वो अब कहाँ होगा? क्या मुझे इसी तरह याद करता होगा? क्या उसको यकीन होगा कि मैं एक याद में ज़िंदगी गुजारने पर तुल गई हूँ? वो एक ही दायरे में घूम रही हूँ, मैं और मूसा, मूसा और मैं। वक्त एक शतरंज की बसात की तरह मेरे सामने बिछा था, और मेरा मुखालिफ खिलाड़ी मूसा था। वो मुझे मात पर मात दे रहा था, लेकिन मैं भी डटी हुई थी। एक एक लम्हे की मंजरकशी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी खोजती हुई आंखें और ज़मीन खोदती हुई उंगलियां, अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अम्मा अब्बा अचानक मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए थे। मेरी ज़िंदगी का सन्नाटा उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अब भाई भाई करता घर था और मैं थी। मेरी उंगलियां अब ज़मीन खोदने का हौसला हारती जा रही थी। अब ना अम्मा की हौसला शिकन आवाज़ें थी और अब्बा की मुतमईन नज़रें जो मेरे गिर्द दायरा बनाती रहती थी, अब दूर हो गई थी। मैंने मूसा से बात करना छोड़ दिया था। अब मैं तन्हा रहना चाहती थी, बिल्कुल तन्हा।
میں اس خزانے سے موسیٰ کو حصے دار بنانے کا ارادہ بھی ترک کر چکی تھی۔ میں اب موسیٰ کے خیال سے نفرت کرنا چاہتی تھی۔ میری انگلیاں زخمی ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے اس گھناؤنے کام پر لگا گیا تھا اور مجھے بھول گیا تھا۔ خزانہ حاصل کرنے کا ناقابل برداشت بوجھ اور کھوجنا، اس خزانے کو صرف میں حقدار تھی۔ موسیٰ مجھے مل بھی گیا تو میں اس کو یہ خزانہ نہیں دوں گی اگر میں نے اسے کھود لیا تو۔ یہ کہانی لکھتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں میری انگلیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ شاید میں اس کہانی کو مکمل نہ کر سکوں۔ ان حادثوں کے درمیان جو پے در پہ میری زندگی میں دندناتے رہے اور مجھے حیران کرتے رہے، اس زمین کو چھوڑ کر جہاں میں خزانہ کھود رہی تھی، میں نے خود کو دوسری جگہ پہنچا دیا۔ میں نے اپنے اندر حال میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا کی، ایک اچانک تبدیلی جس نے مجھے اس جگہ کو چھوڑنے پر اکسایا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا وقت میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ میں پہلی بار ایک نئی زمین پر اتر رہی تھی۔ زمین پر میرا جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ مسافروں کی قطار میں چلتی ہوئی سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی ہوئی انجانے دیس میں، نہ جانے کیوں میں اس دن خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ فضا کی تبدیلی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ پہلی بار میں بہت ہلکے سروں میں گنگنا رہی تھی۔ اجنبیت کی دھیمی اور نئی ہوائیں مجھے ایک سکون سے دو چر کر رہی تھیں۔ ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی غم، کوئی ملال دل کے کناروں کو آلودہ نہیں کر رہا ہوتا، میں سوچ رہی تھی، اور رکے رکے قدموں سے اس نئی زمین کی طرف آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ مجھے ابھی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جہاں کچھ دن گزار سکوں۔ اس ملک کو جاننے کے لیے میرے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنے والوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سامان کیا زیادہ ہے، میں اٹھا لوں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے ساتھ چلنے والا اجنبی۔ میرے قدم اور تیز ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر تھینکس کہا اور آگے آگے جانے لگی۔ پیچھے پڑ جانے والے نے پھر میرے قدموں سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا۔ کوئی لینے آیا ہے؟ نہیں، میں نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر کیسے جائیں گی؟ یہاں ٹیکسی ملنا مشکل ہے۔ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ میرے پاس موبائل ہے۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں نے چڑھ کر کہا اور قدموں کو تیز کر دیا۔ اس کے قدم سست پڑنے لگے اور وہ میرے پیچھے تھا، لیکن اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ پیٹھ موڑے مجھ سے ذرا فاصلے پر دور کھڑا تھا۔ وہ کون تھا، کیسا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں پچھتائی، میں یہاں کیوں آئی؟ دور دور کوئی آشنائی نہیں، اگرچہ مجھے کچھ ضرورت نہیں تھی، مگر کوئی تو ہو جو راستہ بتائے۔ میں سوچ رہی تھی اور آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، آگے جہاں ایک لمبی سڑک میرا منہ تک رہی تھی کہ میں اس پر اپنے قدم بڑھاؤں۔ میں نے چاروں طرف کی فضا پہ نظر دوڑائی۔ سرد ہوا اور آسمان پر تنے ہوئے بادل بھی مجھے اپنے اجنبی ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ میں ابھی تک اپنے ملک کا لباس پہنے تھی جہاں گرمی اور خشک ہوائیں تھیں۔ میں سوٹ کیس کے بوجھ کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور اپنے کندھے پہ پڑا گرم کوٹ کو پہن لیا۔ میں نے پھر آگے بڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہے۔ اس بار کسی کی آواز بالکل میرے کانوں کے پاس میرے کانوں کی لو سے ٹکرا رہی تھی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، چلو میں چھوڑ دوں، کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے، میں سوچ رہی تھی۔ اس آواز کو سننے کے بعد اس کا چہرہ اب تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ لاؤ لاؤ، وہ میرا سامان میرے ہاتھوں سے گھسیٹ رہا تھا۔ جھکی ہوئی گردن سے اس نے مجھے احتجاج سے دیکھا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں تم کو صحیح جگہ اتار دوں گا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں اس کے احتجاج پہ حیران تھی کہ مجھے اکیلا جان کر خدمات پیش کر رہا ہے، لیکن اس دوران میں اس کے چہرے پہ نظریں گاڑ چکی تھی۔ فضا میں نمی اور ٹھنڈک، اس کی ناک سرخ کی طرف مائل تھی، آنکھیں گہرے سکوت میں مجھے دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ مستعدی سے میرے سامان کو اٹھانے پہ تلے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ موسیٰ؟ آر یو موسیٰ؟ نو، آئی ایم ناٹ موسیٰ۔ یس یو آر موسیٰ۔ سامان اٹھانے والا گھبرا چکا تھا۔ تم نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں یہاں تمہاری وجہ سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میں تم کو ڈھونڈوں یا تم سے پیچھا چھڑاؤں؟ تم نے میری زندگی اس گڑھے کی طرح کر دی ہے جو آج بھی نامکمل ہے تمہارے ارادوں کی طرح۔ لیکن میں موسیٰ نہیں ہوں۔ وہ سامان چھوڑ کر پیچھے ہٹا گیا۔ میں دیکھ رہی ہوں اس کے چہرے پہ پھیلی حیرانی۔ موسیٰ تم کو لینے نہیں آیا، اتنی سی بات ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو، تم موسیٰ ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ پاگل ہو کیا؟ میں موسیٰ نہیں ہوں۔ اور میں سوچ رہی تھی اس نئی زمین پر بھی موسیٰ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں اداس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ آر یو الون؟ یس، میرا دوست موسیٰ مجھے لینے نہیں آیا۔ اب میں کیا کہہ رہی تھی، کیوں کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، اس کے جواب دے رہی تھی۔ تم میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ کہاں؟ میرے ساتھ، میرے گھر۔ پھر ہم مل کر موسیٰ کو ڈھونڈیں گے۔ وہ مجھے اطمینان دلا رہا تھا، اس شہر میں اس آدمی کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ وہ مجھے یہ کہہ کر ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلا رہا تھا کہ وہ موسیٰ نہیں ہے۔ میں نے چمکتی ہوئی سڑک کے دونوں طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ ہمیشہ کی طرح تم میرے یقین کا مذاق اڑا رہے ہو، تم مجھ سے اپنا حلیہ پوچھ رہے ہو۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، گھنگریالے بال، نکیلی ناک اور آنکھیں جس میں انتقام اور نفرت۔ اس نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنے بالوں پر، پھر اپنی ناک کی نوک کو 2 انگلیوں سے پکڑ لیا۔ لیکن یہ میں تو نہیں ہوں، نہ میرے بال ایسے ہیں جیسے تم بتا رہی ہو۔
हाँ, हो सकता है। मूसा का हुलिया खो गया है, जो याद है वो बता रही हूँ। वो मुझे मुश्तबा नज़रों से घूरने लगा और मैं उसके साथ चलती हुई मूसा का हुलिया उसे बताती हुई उसके घर तक जा पहुंची। वो अकेला एक अपार्टमेंट में रहता था और मेरी हालत से शायद अब पूरी तरह खाइफ था। बहुत दिन गुजर गए। मैं उसे मूसा कहती रही और मुझसे मूसा का पता पूछता रहा। उसके इनकार ने मुझे बीमार कर दिया। उस दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार था। वो मेरी तीमारदारी में लगा था। मेरे सरहाने कुर्सी रखे बैठा मुझे घूर रहा था। तुम अपना इलाज करवाओ। मैं बुखार में फूंक रही थी। तुम मेरा इलाज करवा तो रहे हो। मैं दवा पी रही थी। अब बुखार नहीं उतर रहा तो मैं क्या करूं? नहीं, अपनी मेंटल हालत का। क्यों? मुझे क्या हो गया है? अरे तुम एक अलोजन के पीछे भाग रही हो जिसको चाहती हो मूसा समझ बैठती हो। ये सरासर इल्जाम था। मेरा दिल और फूंकने लगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो ताकि तुम इसे निजात हासिल करो। मुझे एबनॉर्मल समझ चुका था और मेरे दर्द से वाकिफ और वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहा था। मैं अब उस जगह नहीं रहना चाहती थी और तुम मूसा नहीं हो। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे जाना है। मैं बुखार में बड़बड़ा रही थी। मुझे खजाना भी तो खोदना है। खजाना कैसा? वो घबरा गया। जो मूसा खोद रहा था। अब मैं जान गई तुम मूसा नहीं हो। तुम मूसा होते तो ये सवाल नहीं करते। क्या तुम पागल हो? उसने मुझे अलविदाई बोसे में झंझोड़ कर कहा था। जाओ, शायद तुमको मूसा मिल जाए। शायद वो वहां ही हो जहां उसने तुमको छोड़ा था। एक बार फिर मेरा घर, मेरी फाइलें और मैं थी। कई दिनों से अब एक चीज में इजाफा हो गया था और वो मेरा आईना था, जिसके सामने खड़े होकर मैं काम से वापसी के बाद मूसा से बातें करती थी। और ऐसे वक्त में जब मुझे कोई काम नहीं होता था, मैं इस महम पर जुट जाती थी जो मूसा मुझे दे गया था। अब जमीन खोदना मेरे लिए ऐसा ही था जैसे वो मेरी जिंदगी का अहम काम हो। अगरचे कि मैं अपनी उंगलियों के जाया होने के दुख में भी मुब्तला थी और खुद को दिन ब दिन मजूर होते हुए देख रही थी। अब अम्मा की आंखें भी नहीं थी जो मेरा दुख देखने के लिए। मैं खुद ही इस दुख का बोझ उठा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे शाम के साए फैल कर दीवार को खुद ब खुद स्याह कर देते हैं और मंडेरों पर उचकती चिड़ियाँ उदास हो जाती हैं। मैं भी वक्त के गुजरने का एहसास लिए अब तवील सुनसान जिंदगी से उकताहट महसूस कर रही थी। अब एक बदमज़गी मुझे निचोड़ रही थी जो मुझे और तन्हाई के सिम धकेल रही थी। एक महदूद दुनिया जिसमें एक आईना था और उसके सामने मैं थी, जहाँ कभी कभी मूसा अपनी करख्त मुस्कुराहट के साथ शामिल हो जाता था। सवाए इस आईने के कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था और ना मुझे कोई आवाज़ देने वाला था। फिर भी तन्हाई और मूसा की याद के इस मैदान में खासा वक्त कट चुका था। मेरी कहानी जूं जूं आगे बढ़ रही है, खुद मेरे लिए नाकाबिले बयान होती जा रही है और जिस नाम के पीछे भाग रही हूँ वो नाम मेरे साथ ऐसे ही चिमट गया था जैसे मैं किसी मुज़िब बीमारी में मुब्तला हूँ जो अब किसी के बस में नहीं है और हजार मुआलजे के बाद भी इससे निजात नामुमकिन है। कभी कभी अपने सुनसान बरामदे में पुराने गमलों में पानी देते हुए और खजाना खोदते हुए मैंने अपने बारे में ऐसे ही सोचा जैसे कभी माँ बाप सोचते थे कि मेरा रास्ता क्या है, मैं किस तरफ जा रही हूँ, कब ख़त्म होगा मेरा ये सफ़र, क्यों ये सब मैं अपने साथ कर रही हूँ। लेकिन दूसरे लम्हे ही मूसा की शदीद और बेताबाना याद मुझे किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले ही नाहमवार कर देती थी और मैं इन पथरीले रास्तों पर फिर चल निकलती थी। मुझे याद है एक बार इंतहाई बारिश में मैं और मूसा दौड़ रहे थे। हमारे घर से दूर एक ग्राउंड में तमाशा दिखाया जा रहा था। मैंने अम्मा से मूसा के लिए भी पैसे लिए थे। मेरी मुट्ठी में 2 नोट थे। हम भाग रहे थे। तमाशा शुरू होने वाला था। मैंने तेज होती हुई बारिश में मूसा के साथ दौड़ते हुए कहा, हाँ होने वाला होगा। वो भी दम लगाकर भाग रहा था। जितनी मेहनत हम इस भागने में कर रहे थे वो मुझे आज भी याद है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था। तमाशा शुरू हो चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे को अफसोस से देखा। मूसा बारिश में शराबूर मेरी मुट्ठियों की तरफ देख रहा था और अचानक एक बेहंगम आवाज के हलक से निकलने लगी। वो उसकी हंसी की आवाज थी। वो उस बारिश में हंस हंस का दोहरा हो रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी की तरफ देखा। मेरी मुट्ठी में थमे हुए नोट पानी में गले हुए कागज की तरह टपक रहे थे। मैंने जलकर नोट जो बच गए थे मूसा के मुंह पर दे मारे थे। मुझे उसकी हंसी उस वक्त बहुत बुरी लग रही थी और वापसी में वो बारिश जो हवा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। ये दौड़ जो मैंने मूसा के पीछे लगाई हुई है, इससे पलट कर जाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ से पलटते हुए मूसा मेरे साथ नहीं होगा। वो रात बहुत गुजर चुकी थी। एक किताब पढ़ते हुए मुझे रात के गुजरने का पता न चल सका। नरम और ठंडी हवाएं मेरे बिस्तर को छू रही थी। सारी फिजा में गनूदगी और नमी सी थी जिसमें मेरा जिस्म जाग रहा था। मेरा जिस्म जो एक अरसे से लिपटे हुए लहाफ की तरह दबका पड़ा था। अरसा दराज से एक बेजारी जो मुझे कुछ देखने नहीं देती थी छुट रही थी। मैंने लैंप की रोशनी पर से शेड को ऊंचा कर दिया। रोशनी सारे कमरे में बिखर गई। मैंने खुद ब खुद एक अंगड़ाई ली, गैर मानूस सी अंगड़ाई जमाई के साथ, लेकिन ये जमाई एक बेजारी की नहीं थी।
शेड हटते ही मेरा सरापा आईने के सामने था। अचानक खुद पर मेरी नज़र पड़ी। एक तवील उम्र मैंने अपने आप को देखे बगैर गुजार दी थी। मैंने खुद को आईने के सामने अजनबी पाया, बहुत अजनबी। इस अजनबियत के साथ साथ एक एहसास जो मेरे जिस्म में रेंग रहा था, वह एहसास जो मेरे जिस्म से उठती हुई खुशबू का था। एक भीनी और बहुत दूर से आती हुई खुशबू जो मेरे जिस्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता भंवर की शक्ल अख्तियार कर रही थी। जैसे रेत का बगोला हवा के जोर से जमीन के ऊपर गोल दायरे से उठता चला जाता है। आईने में मैं अपने जिस्म की इस कैफियत को देखना चाहती थी। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगा जैसे बगोला मुझे छू रहा है। मेरे बाजू, मेरी आंखें, मेरी गर्दन, मेरे बाल, और कहलवा रहा है मुझसे, ये मैं हूँ। मैं एक हैरत और पहचान के दौरान खुद को देख रही थी। मेरे जिस्म के चारों तरफ उठती हुई खुशबुओं का बगोला जो मुझको देखने को उकसा रहा था। आज ये हवा कैसी चल रही है? अब ये मैं खुद से पूछ रही थी। एक हलचल जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जैसे होशियार कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले तो ये सब कभी नहीं हुआ। बस उदासियों का राज था जो मेरे जिस्म की खाल तक में पेवस्त हो चुकी थी। मैंने आज अपने बालों को देखते हुए बनाया। पहली बार मुझे पता चला मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, मेरी आंखें, मेरे होंठ। मैं देर तक खुद को सराहती रही और नामालूम ताजगी में अपने आपे को लिपटा देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मेरे जिस्म से उठती खुशबुएं बहुत देर तक मुझे अनजानी बशाशत में घेरे हुए थे। इस एहसास को तवालत ने जिस्म की बेदारी को और नई शक्ल दी। मैंने खुद को अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर गिरा दिया और आंखें मूंद ली और इस कैफियत की सरखुशी में देर तक पड़ी रही। फिर एक फिजा की नमी ने मुझसे इस हालत में पहुंचाया, मुझ पर गनूद की सितारी कर दी। शायद मैं नींद में थी। अचानक मुझे सुनाई दिया कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। पहले वहम लगा कौन हो सकता है, कौन मेरी अजनबियत को देखने आ गया। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती गई। मेरी नींद ने मुझे उठने से रोका। यहाँ कौन आ सकता है? कौन मुझे जानता है? वक्त के इस मरहले में जब मैं पहली बार खुद से मिली हूँ, कोई ये जान गया है कि उसे मुझसे मुलाकात करनी चाहिए। मेरा जिस्म कसमसा रहा था और मुझे बिस्तर पर पड़े रहने की तकीद कर रहा था। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद को छोड़कर तेजी से उठी। कमरे से बरामदे तक कोई ख्याल मेरे पास नहीं था। बरामदे से दरवाजे तक पहुँचते हुए मुझे यूँ लगा मुझे मूसा देखने आया है। ये मूसा है, ये मूसा है। मैंने मूसा की रट में दरवाज़ा खोला। मूसा हो? नहीं, आने वाला आंखें फाड़ कर बोला। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आने वाले पर चीखी। वो पीछे हट गया और मुझे परेशान नज़रों से देखने लगा। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। वो दरवाज़ा पीटता रहा। वो कुछ कह रहा था जो मुझे अपनी ही चीखों में सुनाई नहीं दे रहा था। मैं एक बार फिर मूसा के हसार में थी। दरवाजे पे मूसा नहीं था। मूसा, मूसा। मैंने नींद में ही कमरे की हर चीज़ बखेर दी और बेहोशी की नींद सो गई। न जाने कितनी देर सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं तवील सफ़र के बाद किसी नई जगह पहुँच गई हूँ। रात की हालत मुझे याद आई। मैंने सहम कर खुद को आईने में देखा और बेअख्तियार एक दीवानी हंसी मेरे होंठों से उबलने लगी। हंसते हंसते मैं बेहाल हो गई। मूसा अक्सर जब मेरा मजाक उड़ाता था तो ऐसे ही बेहाल हो जाता था जैसे मैं आज अपनी रात की हालत को याद करके हंस रही हूँ। मेरी हंसी पर सोच कर ही ख़त्म हो गई। अब मेरी आंखों से आंसू उबलने लगे। मैंने आईने में देखा मूसा मेरे पास सब सरदा खड़ा था।